मेरी छोटी जवान खूबसूरत बहन से शादी करने के बाद आखिर मेरे बूढ़े बीमार जेठ जी उसके साथ क्या करते थे कि वो दिन पर दिन कमजोर और बीमार होती जा रही थी, और मेरे बूढ़े जेठ जी जो कि मरने वाले थे वो दिन पर दिन जवान और हट्टा कट्टा होते जा रहे थे। इस सच्चाई का पता करने के लिए एक दिन मैं छुपकर उन लोगों के कमरे में देखने लगी, तो मेरे सामने जो नजारा आया उसे देखकर मेरी रूह कांप गई और मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे जेठ जी मेरी बहन को, मेरा नाम श्रेया है और मेरी छोटी बहन का नाम रिया है, हम दोनों बहन एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते थे। हम दोनों अपने दिल की एक एक बात एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे। मेरे पापा एक सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन उनको इतना सैलरी नहीं मिलता था जिससे कि हम लोगों का गुजारा आसानी से हो पाता। लेकिन फिर भी पापा जहां तक कोशिश करते हम दोनों बहन को कभी कोई चीज की दिक्कत ना हो पाए। पापा हमेशा कहते रहते थे कि बेटा ध्यान लगाकर पढ़ाई कर लो, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है जो कि तुम्हें आगे तक ले जा सकती है। अगर तुम्हारे पास डिग्री रहेगी तो तुम आगे चलकर कभी भी कोई काम कर सकती हो। और फिर हम दोनों बहनें पापा की बातों पर ध्यान देकर हमेशा पढ़ाई पर ही लगे रहते थे। मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, जो कोई भी मुझे देखा बस देखता ही रह जाता था। और अपने कॉलेज जाने लगी थी तो कॉलेज में सारी लड़कियां मेरी खूबसूरती देखकर चलती थी, और लड़के तो मेरे आगे पीछे ही घूमने लगे थे। लेकिन मैं किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती थी और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती थी, क्योंकि मुझे पापा की बातों पर खरा उतरना था। लेकिन बचपन से ही गरीबी देखने के कारण मेरा एक सपना यह भी था कि मेरी शादी एक अमीर घर में हो जाए, और जिससे मैं शादी करूं वो बहुत ही सुंदर, हैंडसम और बहुत ही ज्यादा पैसे वाला हो। एक बार कॉलेज में मनाली जाने का ट्रिप बना। सारे लड़के और लड़कियां खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मुझे अपने पापा से इजाजत लेनी थी। घर आते ही मैंने पापा से कॉलेज ट्रिप के बारे में बात की, तो पापा तैयार हो गए और मुझे कहने लगे कि संभल के जाना, क्योंकि तुम पहली बार हम लोगों के बिना अकेले कहीं जा रही हो। मैं बहुत खुश हो गई और खुशी खुशी अपने कॉलेज ट्रिप के लिए निकल गई। लेकिन इस कॉलेज ट्रिप में मेरे कॉलेज का एक लड़का, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर, स्मार्ट और अमीर घर का था, वह मुझ पे फिदा हो गया था। हम दोनों की बातचीत शुरू हो गई थी। वह मुझे अपने बारे में बताते रहता था और मैं भी उसे अपने बारे में बताती रहती थी। हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी और अब यह दोस्ती प्यार में बदल गई थी। लेकिन मेरे इस कॉलेज की एक लड़की ने मुझे यह कहा कि ये लड़का अच्छा नहीं है, उसने तो कई लड़कियों के साथ रिश्ता बनाकर रखा है, देखना वो तुम्हें भी छोड़ देगा। मैं जब उससे इस बारे में पूछा तो उसने मुझे कहा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे पैसों के कारण लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, लेकिन मैंने आज तक किसी के साथ दिल नहीं लगाया है। तुम मेरी जिंदगी में पहली लड़की हो जिससे कि मैं दिलो जान से चाहता हूँ। लेकिन मुझे उसकी बातों पे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा दिल टूट चुका था और मैं सोच लिया था मैं बस केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दूंगी और अपने पापा के सपनों को पूरा करूंगी। और अब मैंने सच में पढ़ाई पर ध्यान दिया और फिर मैंने अच्छे नंबर से ग्रेजुएशन पास कर लिए। अपना ग्रेजुएशन खत्म करके मैं काम ढूंढने लगी। हमारे शहर में मुझे कोई भी ढंग का काम नहीं मिला। फिर दार्जिलिंग के एक बोर्डिंग स्कूल में मुझे टीचर की नौकरी मिल गई। मैं अपने परिवार को छोड़कर दार्जिलिंग चली गई। अब मैं वहां पर मन लगाकर अपना काम करने लगी, लेकिन मेरा यहाँ पर भी मन नहीं लगता था। मुझे अपने परिवार की बहुत याद आती थी, और खास करके अपनी छोटी बहन रिया की, क्योंकि हम दोनों हमेशा ही एक साथ रहे थे। हम दोनों बहन एक दूसरे को अपने दिल की बात भी बताते थे। रिया अभी भी कॉलेज में पढ़ रही थी। मैंने उसे कहा था तू भी अच्छे नंबर से पास हो जाओ, फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ लूंगी। लेकिन उसने मुझे कहा कि दीदी मैं दार्जिलिंग नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं अपना बॉयफ्रेंड आदित्य को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसका बॉयफ्रेंड आदित्य बहुत ही मामूली सा नौकरी करता था। मैंने उससे कहा भी था कि देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत गरीब है, तुम शादी उससे मत करना। अगर तुम्हें शादी करनी होगी तो तुम अमीर लड़के से ही शादी करना, क्योंकि आदित्य कभी भी तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन वह कहती थी दीदी
मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस ऐसा पति चाहिए जो कि मुझे प्यार करे। आदित्य मेरी मोहब्बत है, मेरा प्यार है। मैं उसके सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। एक दिन स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग हो रही थी। सारे बच्चे के पेरेंट्स को बुलाए गए थे। एक बच्चे के पेरेंट्स मुझसे मिलने आए। वह देखने में काफी सुंदर, स्मार्ट और हैंडसम था और कपड़े भी बहुत ही अमीरों वाला पहना था। मैं जब उसके बच्चों की रिपोर्ट बताने लगी तब वह मुझे कहने लगा, यह मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरा भतीजा है। वह मुझसे बोला, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, मैं अपने लिए एक अच्छी लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसे पसंद आ गई हूँ, क्योंकि उसकी नजर मेरे पर ही टिकी हुई थी। मैंने उसे बैठने को कहा और फिर उसके भतीजे की पढ़ाई के बारे में बातें करने लगी। वह भी मुझसे बातें करने लगा, लेकिन कभी कभी मेरी तरफ बहुत ही प्यार से देख भी लेता था। पता नहीं क्यों वह मुझे भी अच्छा लगने लगा। देखने में सुंदर और स्मार्ट तो था ही, और साथ ही साथ वह पैसे वाला भी था, क्योंकि उसका बोलने का स्टाइल, उसके कपड़े पहनने का स्टाइल से लग रहा था कि वह बहुत ही अमीर आदमी है। अब उसने मुझे शाम में एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के लिए बुलाया। बातों ही बातों में उसने मुझे मेरा फोन नंबर भी ले लिया। जब मैं उसके साथ कॉफी पीने गई तो मुझे बातों ही बातों में पता चला वह एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट का मालिक है। सचिन के घर में उसके बड़े भैया, उसकी माँ और उसका भतीजा रहता है। उसकी भाभी की मौत हो चुकी है। उसकी माँ बहुत ही बीमार रहने लगी थी, इसलिए वह जल्दी शादी करना चाहता था, क्योंकि बड़े भाई के बेटे को संभालने के लिए घर पर कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद वह मेरे घर पर शादी का रिश्ता लेकर आ गया। घर वाले तो हैरान थे, इतने अमीर लड़का है, उनकी बड़ी बेटी से शादी करना चाहते हैं। मैं शादी से बहुत ही खुश थी, क्योंकि अब मेरा सपना पूरा होने वाला था। मैं बचपन से ही चाहती थी कि मेरी शादी अमीर घर में हो, और आज मेरा सपना पूरा हो रहा था। मैंने शादी की शॉपिंग शुरू कर दी। इस बीच मैं और सचिन आपस में मिलते भी थे। हम दोनों मिलकर शादी की शॉपिंग कर रहे थे जब हमारे घर में रिश्ते लेकर सचिन के बड़े भाई और उनकी माँ आई थी। तब इस समय सचिन के बड़े भाई यानी मेरे जेठ जी की नजर मेरी छोटी बहन रिया पर भी पड़ी थी। वो मेरी बहन के साथ थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी कर लेते थे। कभी कभी मजाक मजाक में मेरे जेठ जी रिया को छू भी लेते थे और फिर सॉरी बोलकर चुप भी हो जाते थे। मेरी बहन को थोड़ा अजीब महसूस हुआ तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे जेठ जी की बुरी नजर मुझ पर है। मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वह तो काफी उम्रदार है। मेरी बात सुनकर रिया चुप हो गई और अब मेरे और सचिन की शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। अब मैं विदा होकर अपने ससुराल चली आई। यहाँ आने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सचिन का बंगला बहुत ही खूबसूरत था। पूरे घर को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था। उस बंगले में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। आज मुझे अपने फैसले पर बहुत ही खुशी हो रही थी। वही हुआ जो मैं हमेशा चाहती थी। गरीबी से बाहर आकर अब मैं आराम की जिंदगी जी रही थी। मुझे सब कुछ मिल रहा था, रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी। और फिर कुछ दिनों बाद जब मेरी छोटी बहन मेरी ससुराल आई तो मेरे बंगले को देखते ही रह गई और मुझसे कहने लगी, तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है। फिर मैंने उसे कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी भी इसी तरह घर में हो जाए ताकि तुम्हारी किस्मत भी चमक जाए। लेकिन इस बात पर वह कहती थी, नहीं, मैं तो आदित्य से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। वो मुझे जहाँ भी रखेगा मैं खुशी खुशी रहूंगी। मैं उसे इतना प्यार करती हूँ, उससे शादी होने के बाद मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मुझे उसके अलावा किसी चीज की तमन्ना नहीं है। और फिर कुछ दिन रहने के बाद रिया वापस मायके आ गई। मेरा समय यूं ही बीत रहा था और फिर आखिरकार शादी के 6 महीने बाद ही मेरी सास की मौत हो गई। अब घर पर मेरे पति मेरे जेठ का बेटा ही रह गए थे। मेरा भतीजा मेरे क्लास का स्टूडेंट था। वह मुझे अपना टीचर समझता था, इसलिए मुझे उसे संभालने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। वह बहुत ही प्यारा बच्चा था, हमेशा मेरी बातें सुनता था। लेकिन अचानक मेरी सास की मौत को अभी 3 महीने ही बीते थे कि हम लोगों को एक बहुत ही जोर का झटका लगा, क्योंकि मेरे जेठ जी को कैंसर था और वो अब कुछ ही महीनों के मेहमान थे। कोई कह नहीं सकता था कि वो कब चल बसे। मेरी जेठानी की मौत के 4 साल पहले ही जेठ जी को यह बीमारी हो गई थी।
लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत ही मेंटेन करके रखा था। मेरे जेठ जी हर रोज एक्सरसाइज किया करते थे, रोजाना जिम जाते थे। बाहर से देखकर उन्हें कोई नहीं कह सकता था कि इनको इतनी बड़ी बीमारी है, लेकिन मुझे उन्हें देखकर बहुत ही दुख होता था कि भरी जवानी में इन्हें यह बीमारी हो गई। अब मेरे मन में यह ख्याल आने लगा कि जेठ जी तो कुछ ही महीनों के मेहमान हैं, न जाने कब हम लोगों को छोड़कर चले जाए। मेरे जेठ जी मेरा बहुत ही ध्यान रखते थे, मुझसे हंसी मजाक किया करते थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कहता था कि उनकी उम्र 35 साल हो गई है। मेरे पति हमेशा कहते थे कि भैया काफी सालों से दूसरे शहर में इलाज करवा रहे हैं, लेकिन अब मुझे कहते रहते हैं कि मैं इस बीमारी से थक गया हूँ और अब तो मुझे इलाज कराने का भी मन नहीं करता है। उनके मन में यह आ गया था कि अब तो मैं बचने वाला नहीं हूँ, इसलिए जितनी जिंदगी बची है उसे मैं हंसी खुशी के साथ बिता दूं। एक दिन जेठ जी ने घर पर वकील को बुलाए। वो चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनकी सारी संपत्ति फैक्ट्री में काम करने वाले गरीब मजदूरों को बांट दिया जाए। यह सुनकर मैं चौंक गई। वो सिर्फ यह बंगला ही मेरे पति यानी अपने छोटे भाई के नाम पर कर रहे थे और थोड़ी जायदाद अपने बेटे के नाम पर कर रहे थे, लेकिन मुझे उनका यह फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि हमारी प्रॉपर्टी किसी गरीब मजदूर के पास जाए। मेरे पति तो इतना परेशान हो गए, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे जेठ जी के नाम से ही थी। हम लोगों के मन में लालच आ गया और अब हम लोग यह सोचने लगे इस प्रॉपर्टी को कैसे अपने नाम पर कर ले। हम लोगों के दिमाग में यह बात आ गई कि अब हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं तो यह सोच सोच कर ही मरी जा रही थी। अब पहले वाली लाइफ ही मुझे फिर से जीनी पड़ेगी और अब मैं बिल्कुल भी गरीब नहीं होना चाहती थी। मैं जिस तरह का ऐशो आराम के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी, आगे की भी मुझे अपनी जिंदगी उसी तरह गुजारनी थी। काफी सोच विचार करने के बाद मुझे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए एक तरीका सूझा। मैंने अपने पति से कहा, अगर रिया की शादी जेठ जी से करवा दिया जाए तो उनकी मौत के बाद वो अपनी जायदाद अपनी पत्नी को ही देंगे और इस तरह हमारे हाथ में कुछ भी नहीं निकलेगा। मेरे पति तो इस बात से मान गए, लेकिन रिया यह मानने को तैयार ही नहीं थी क्योंकि वह तो आदित्य से प्यार करती थी। मैंने रिया को समझाया, देखो जेठ जी कैंसर के लास्ट स्टेज पर है और उनके पास अब ज्यादा समय नहीं है। उनकी मौत होने के बाद सारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी और फिर उसके बाद तुम आराम से अपने बॉयफ्रेंड आदित्य के साथ शादी कर लेना। फिर तुम्हारी लाइफ भी अच्छी गुजरेगी क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पास भी काफी पैसा होगा। रिया तो पहले बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, लेकिन बार बार समझाने पर वह मान गई। फिर मैंने अपने मम्मी पापा से बात की, उन्हें सारी बातें बताई और समझाई। मेरे मम्मी पापा भी मेरी बात सुनकर इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। उन्होंने फौरन हाँ कह दिया। चूंकि जेठ जी के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी रिया और उनकी शादी कर दी। शादी के बाद रिया बहुत ही उदास रहती थी। उसके चेहरे पर कोई भी खुशी नजर नहीं आती थी, हमेशा खोई खोई रहती थी क्योंकि उसने यह शादी अपनी मर्जी के खिलाफ की थी। लेकिन फिर मैंने उसे समझाया कि थोड़े दिन की ही बात है, तुम जेठ जी के साथ अच्छे से रहो। उनके मरने के बाद तो तुम बिल्कुल फ्री हो, तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। मेरी बात सुनने के बाद रिया का मन थोड़ा हल्का हुआ और फिर उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। अब समय यूं ही बीत रहा था, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि मेरे जेठ जी काफी खुश नजर आ रहे थे। वो हर समय गाना गुनगुनाते रहते थे, उनके चेहरे पर तेज आ गया था। वो हर वक्त अपना सारा समय रिया के साथ ही गुजारते थे। अगर काम करने के लिए फैक्ट्री जाते भी तो 1-2 घंटे में ही वापस चले आते थे। मुझे लगा शायद उनका अंतिम समय आने वाला है, इसलिए वो चाहते हैं कि अपना अधिक से अधिक समय अपनी पत्नी रिया के साथ गुजारे। धीरे धीरे मुझे रिया के चेहरे पर भी खुशी नजर आने लगी। वह कहती थी, मेरे पति को देखकर लगता है कि उनके अंदर बहुत ही ताकत है। उन्होंने मुझे कभी भी निराश नहीं किया है, मेरी हर इच्छा को पूरा किया है और जिस कारण अब मैं बहुत ही खुश हूँ। अब रिया और जेठ जी की शादी को 4 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक जेठ जी के शरीर में कोई भी बदलाव नहीं आया था, बल्कि वो दिन भर जवान होते जा रहे थे। उनके शरीर में तो कमजोरी का नामो निशान नहीं था। मैंने अपनी बहन से कहा कि
तुम उनकी रिपोर्ट एक बार चेक करो, जरूर कुछ न कुछ पता चलेगा। मेरे जेठ जी डॉक्टर से मिलने अकेले ही जाते थे और किसी को भी कभी साथ लेकर नहीं जाते थे। मुझे तो अब शक होने लगा, क्योंकि उन्हें देखकर नहीं लगता था कि वो बीमार है। एक दिन मेरे कहने पर रिया ने जब कमरे से उनकी रिपोर्ट निकाली, तो तुरंत उस वक्त जेठ जी ने वह रिपोर्ट अपने हाथों में ले लिया और उसे लेकर लॉकर में रख दिया। मेरी बहन वह रिपोर्ट देख नहीं पाई, लेकिन मेरे जेठ जी मेरी बहन से बहुत ही प्यार करते थे, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। वह अपने दोनों हाथों से पैसों को उड़ा रही थी, लेकिन मेरे पति अपने भाई से बहुत ही खफा रहने लगे थे। आज मेरे पति बहुत ही गुस्से में थे और गुस्साए हुए चेहरे को लेकर जेठ जी के कमरे में चले गए और फिर थोड़ी देर बाद ही कमरे से जेठ जी और मेरे पति से झगड़ा करने का आवाज आ रही थी। मैं जब वहां पहुंची तो वो दोनों चुप हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये लोग किस बातों पर झगड़ा कर रहे हैं। इतने दिनों में तो दोनों में बहुत प्यार था। आज मैंने अपने पति के इस बारे में पूछा तो वो कमरे से बाहर निकल गए। आजकल न जाने क्यों मेरे पति अपने भैया से बहुत ही ज्यादा नाराज रहने लगे थे। दोनों के बीच मनमुटाव बहुत बढ़ चुका था। एक दिन मैंने अपने पति से पूछा कि आपने बताया नहीं आप दोनों के बीच में क्या परेशानी है। तो मेरे पति ने कहा, भैया ने तो कहा था कि उनके पास 7 महीने का ही समान समय है, लेकिन यहाँ तो। इससे पहले कि मेरे पति कुछ और कहते, रिया मुझे आवाज देने लगी और इस तरह मेरे पति की बातें अधूरी रह गई। दोबारा से जब मैं अपने कमरे में आई तो मैंने देखा कि सचिन सो गया था। सुबह जब उठी तो उसे वक्त सचिन सो रहे थे। अब मुझे जल्द से जल्द स्कूल पहुंचना था। मैं स्कूल चली गई। स्कूल से छुट्टी होने के बाद जब मैं घर पर आई तो सचिन घर पर नहीं थे। मैंने उन्हें फोन लगाया, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। मेरा मन बहुत ही घबरा गया और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सचिन से कैसे बातें करूं। फिर मुझे जेठ जी की बातें याद आने लगी कि उन्होंने कहा था कि उन्हें कैंसर है और उनके पास बहुत ही कम वक्त बचा है। लेकिन अगर उन्हें इतनी बड़ी बीमारी है तो फिर वो दिन पर दिन जवान कैसे होते जा रहे हैं, और रिया दिन पर दिन कमजोर कैसे होती जा रही है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं उन्होंने मेरी बहन पर कोई काला जादू तो नहीं कर दिया? मेरे पति भी ना जाने किस लिए गुस्सा है। कोई भी कुछ मुझे बताता क्यों नहीं? आखिर मैं सच्चाई का पता कैसे लगाऊं? एक दिन जब मैं स्कूल से निकली तो मैंने देखा कि सेठ जी किसी मंदिर के पीछे वाले हिस्से की तरफ जा रहे थे। मैंने उनका पीछा किया और पीछा करते हुए फिर मैंने देखा वो किसी साधु से मिलकर कुछ बातें कर रहे थे जो काले कपड़े पहने हुए थे। यह लोग कौन हो सकता है? कहीं कोई तांत्रिक तो नहीं? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अगर जेठ जी की नजर मुझ पर पड़ गई तो मुसीबत आ सकती है। मैं वहां से वापस लौटना ही ठीक समझा। मैं घर तो आ गई, पर बहुत ही गहरी सोच में डूब गई थी। मुझे रिया बीमार नजर आ रही थी। अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसकी तह तक पहुंचूंगी, क्योंकि ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। मैंने देखा रिया ने अपने हाथों में काला ताबीज बांध रखी थी। जब मैंने उससे ताबीज के बारे में पूछा तो पता चला कि जेठ जी ने यह ताबीज लाकर उसे दिया है। मुझे लगा कि इसमें जरूर कुछ काला जादू कर दिया होगा। मैंने रिया से कहा कि ताबीज पर यकीन मत करो, इसे निकालकर कहीं फेंक दो या जला दो। वह बहुत हैरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे वह समझ ही ना पा रही थी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मुझे रिया पर भी शक हो रहा था कि यह तो बोलती थी कि वह आदित्य से प्यार करती है, लेकिन आजकल यह तो इतनी बनने लगी है कि रात को जब मेरे पति सो गए तो मैं चुपके चुपके कमरे से बाहर निकल गई और फिर मैंने सोचा रिया के कमरे में चुपके से जाकर देखूंगी कि वहां चल क्या रहा है। यह रात जानने के लिए मैं खिड़की के पास पहुंचकर छुपकर खड़ी हो गई और कमरे के अंदर का नजारा देखने लगी। पर वहां का नजारा देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी। मैंने देखा कि मेरी बहन बिस्तर पर लेटी हुई थी और जेठ जी जबरदस्ती उसे कोई दवाई खिला रहे थे जो वह खाना नहीं चाहती थी। इसका मतलब दवाई खिलाकर ही वो उसे कमजोर कर रहे थे। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मैंने सोच लिया मैं अभी इसी वक्त इसका फैसला करके रहूंगी। मैंने अपने पति को जगाया और कहा, चलो भैया के कमरे में। मेरे पति कुछ भी ना समझ पा रहे थे। मैं उन्हें खींचते हुए लेकर आई थी और कमरे का दरवाजा खटखटाया।
जेठ जी ने कमरे का दरवाजा खोला तो हम दोनों को देखकर चौंक गए। मैंने कहा, मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो? आप उसे ऐसा क्या दवाई खिला रहे हो कि वो दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है? अब मेरी बहन भी मेरे पास आ गई तो मैंने उसे प्यार से गले लगा लिया फिर और रोने लगी। मेरी बहन समझ नहीं पा रही थी तो मैंने कहा, जेठ जी आपको तो कैंसर है और डॉक्टर ने तो आपको जवाब दे दिया था, लेकिन आपके चेहरे से नहीं लगता है कि आप कोई बीमार है। और मेरी बहन शादी के बाद दिन पर दिन बीमार होती जा रही थी, आखिर क्यों? जेठ जी ने कहा, तुम गलत समझ रही हो, तुम्हारी बहन बीमार नहीं है। मैंने कहा, उसका चेहरा पीला पड़ गया है, उसे हमेशा उल्टियां होती है और चक्कर आते हैं, देखिए कितना कमजोर हो गई है। जेठ जी ने कहा, तुम्हारी बहन माँ बनने वाली है। यह सुनकर मैं और मेरे पति चौंक गए। मेरे पति तो गुस्सा होकर बाहर निकलने लगे। मैंने अपने पति को रोक लिया और उनसे कहा, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, मुझे सब जानना है। मेरे पति ने कहा कि भाभी की मौत के बाद भैया दूसरी शादी करना चाहते थे, पर उनका बेटा था, इसलिए हम लोग खुद ही उनकी शादी करवाने को तैयार नहीं थे। लेकिन भैया को शादी करनी थी, इसलिए भैया ने अपनी बीमारी का झूठा नाटक किया। अब मैं डॉक्टर से मिली तो मुझे सच्चाई का पता चला और वकील से पता चला कि वसीयत झूठी थी। वो रिया को पसंद करते थे और उससे शादी करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यह सब नाटक किया ताकि हम उनकी शादी रिया से करवा दे। उन्होंने हमसे इतना बड़ा धोखा किया, इतनी उम्र हो जाने के बाद भी और एक बच्चा होने के बाद भी उन्होंने फिर से शादी कर ली। मैंने कहा, उम्र हो गया तो क्या हुआ, चलो भैया ने हमें सच नहीं बताया और शादी कर ले। अगर तुम पहले ही मान जाते तो भैया को यह सब नहीं करना पड़ता, और रिया जब खुश है तो फिर आप क्यों नाराज हैं? भैया को भी जीने का हक है, इसलिए आप आपस में सुलह कर लो। जेठ जी मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगे। फिर मैंने कहा, मैंने आपको मंदिर के पीछे देखा था तो उन्होंने कहा, यह ताबीज माँ और बच्चे की सुरक्षा के लिए है, इसमें कोई काला जादू नहीं है। मैं रिया से बहुत ही प्यार करता हूँ और उसका बहुत ही ख्याल रखता हूँ। अब मेरे मन में कोई शक नहीं था और अब मैं भी बहुत ही प्यार से अपने पति को देखने लगी। और फिर मेरे पति भी खुशी खुशी अपने कमरे में आ गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।